सासू माँ, अब सचमुच बहुत हो गया। मुझको तुम सभी बच्चों लोगों से कुछ ज़रूरी बातें करनी है, इसलिए थोड़ी देर में सभी लोग हमारे पास हमारे कमरे में आ जाना। सावित्री जी ने जैसे ही सुबह का नाश्ता समाप्त हुआ वैसे ही अपने दोनों बेटे बहू शारदा, मेघना और दीपक चंचल और बेटी दीपाली से कहा, जो कि 2-3 दिन पहले ही मायके आई थी। अच्छा मम्मी, कोई खास बात है क्या? बड़े बेटे शरद ने आश्चर्य से पूछा। हाँ बेटा, खास बात ही है, सावित्री जी ने अपने स्वभाव के अनुसार सभ्यता के साथ कहा। तो फिर अभी ही बता दीजिए ना, क्या खास बात है? तभी छोटा बेटा दीपक बोला, नहीं अभी नहीं, हाँ थोड़ी देर बाद ही तुम सब लोग मेरे कमरे में आ जाना। इतना कहकर सावित्री जी अपने कमरे में चली गई। लगता है कि ज़रूर कोई खास बात है। हम लोगों से कोई गलती तो नहीं हो गई, इसी वजह से मम्मी इतनी गंभीर नज़र आ रही है। दोनों बहुएं मेघना और चंचल भी आपस में चर्चा करने लगी। नहीं भाभी, मुझको तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि मम्मी आप लोगों की गलती के लिए हम लोगों को एक साथ कमरे में बुला रही है। ज़रूर कोई और बात है। तभी दीपाली दोनों भाभियों की बात को काटते हुए बोली, क्यों तुम सब लोग अपना अपना दिमाग भिड़ा रही हो? अभी थोड़ी ही देर में सब बात पता चल जाएगा कि आखिर मम्मी के दिमाग में क्या चल रहा है, दोनों बेटों ने कहा, जो कि आज रविवार की वजह से घर पर ही थे। खैर थोड़ी देर बाद सभी लोग एक साथ सावित्री जी के कमरे में पहुंच गए तो क्या देखते हैं कि सावित्री जी ने अपना एक छोटा सा बक्सा खोल बैठी हैं। अब बताइए मम्मी कि आपने हम लोगों को आखिर किस लिए अपने कमरे में बुलाया है? सब लोग ने एक स्वर में कहा और जवाब सुनने के लिए सभी लोग सावित्री जी का मुंह ताकने लगे। आओ, तुम सभी लोग हमारे इर्द गिर्द बैठ जाओ और ये देखो, ये हमारे कुछ गहने, इस घर के कागजात हैं। सावित्री जी ने बक्से की ओर इशारा करते हुए कहा। मम्मी, ये तो हम लोगों को भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आप ये सब हम लोगों से क्यों बता रही हो? ये सब तो आपके पास सुरक्षित ही रखा है, शरद ने नम्रता के साथ कहा। देखो बेटा, मैं ये चाहती हूँ कि ये सब सामान तुम बच्चों के सुपुर्द कर दूँ और फिर चैन से अपनी ज़िंदगी गुजारूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरे इस संसार से जाने के बाद तुम भाई बहन और भाभीियों में किसी प्रकार की संपत्ति को लेकर टकराहट हो, क्योंकि पैसा कौड़ी और ज़मीन जायदाद अच्छे से अच्छे संबंध बिगाड़ देता है। सावित्री जी ने इस बार ठंडी सांस भरते हुए कहा। मम्मी, आप ऐसा क्यों सोच रही हो, जबकि आप अच्छी तरह से जानती हैं हम लोग सब अच्छे से खा पी रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह संपन्न हैं, फिर आप ये सब क्यों कर रही हैं? बड़ी बहू मेघना ने समझदारी का परिचय देते हुए कहा। भाभी बिल्कुल सही कह रही है, दीपाली और चंचल बोली। देखो, तुम लोग या तो समझ नहीं रहे या समझना नहीं चाहते हो। एक बार जब मैं ये सामान अपने हाथों से उठाकर तुम सबको दे दूंगी तो चैन से भगवान के घर जा सकूंगी। इतना कहकर सावित्री जी की आंखों में एक नमी सी तैर गई। बस मम्मी, बहुत हो गया। उतनी देर से भगवान घर का जाने की बात कर रही हैं क्या? पापा की तरह से हम लोगों को अपनी छत्र छाया से महरूम कर देंगी? अब इसके बाद एक भी शब्द मत निकालिएगा, वरना मैं आपसे सचमुच नाराज हो जाऊंगा। छोटे बेटे दीपक को एकदम से सावित्री जी के ऊपर गुस्सा ही पड़ा। हाँ मम्मी, सचमुच अब बहुत हो गया। ये सारा सामान आपके पास ही सुरक्षित रहेगा और यकीन मानिए कि हम लोग कभी भी एक दूसरे से किसी भी चीज़ के लिए नहीं झगड़ेंगे। दोनों बहुओं, जो एक दूसरे के साथ बहन की तरह से व्यवहार करती थी, बोल उठी। और हाँ मम्मी, मुझको भी बस आप सभी लोगों का प्यार ही चाहिए। मैं कुछ भी मांगकर अपना मायका नहीं खोना चाहती। उतनी देर से चुप बैठी दीपावली भी आंखों में आंसू भरकर बोल पड़ी। सावित्री जी ये बात तो सही बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि उनका परिवार इस कलयुग में भी बिल्कुल आदर्श परिवार है और किसी भी बच्चे के पास
कोई भी कमी नहीं थी, बल्कि सावित्री जी के पास खुद सब कुछ था। लेकिन भविष्य में होने वाली परिस्थितियों को लेकर सोच रही थी कि अपने जीते जी सब कुछ बच्चों को बांट दे, लेकिन बच्चों तो उनकी बात ही नहीं सुनना चाहते थे। चलो ठीक है, अगर तुम लोग मेरी बात से सहमत नहीं हो तो मैं एक वकील बुलाकर अपनी वसीयतनामा लिखा दूंगी, और उसमें ये भी लिखा दूंगी कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक सब हमारा है, और उसके बाद तुम तीनों का और उसकी 3 कॉपी बनवाकर तुम तीनों को दे दूंगी, और इस बात के लिए मुझसे कोई भी मना नहीं करेगा। शरद तुम आज ही किसी वकील को बुलाकर ले आओ। सावित्री जी ने अपनी बात पर अंतिम मोहर लगा दी। ठीक है मम्मी, अगर आपकी यही जिद है तो सही है। शरद ने आखिरकार सावित्री जी की जिद के आगे घुटने टेक ही दिए, और शाम को ही शरद एक वकील को लेकर आ गया। सावित्री जी ने अपनी वसीयत लिखा दी और साथ ही भगवान को बहुत धन्यवाद दिया कि कहाँ आज के ज़माने में लोग ज़मीन जायदाद के लिए मर मिटने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन मैं सचमुच भाग्यशाली हूँ कि जो मुझको भगवान ने ऐसा संसार और संस्कारी परिवार दिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।